हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th कॉमर्स हिंदी मीडियम हमारा जो सब्जेक्ट है व्यवसाय अध्ययन। और हमारा जो आज का टॉपिक है अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, इसका आज अध्ययन करेंगे। इसके लिए एमपी बोर्ड द्वारा 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें से परीक्षा में आएंगे। इस प्रकार से टोटल अंक 8 हो जाते हैं। इसमें जो हमारे अध्ययन के बिंदु है ये आज जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा, और उसके बाद प्रबंध प्रशासन संगठन का अर्थ ये हम देखेंगे, और प्रबंध प्रशासन संगठन में अंतर भी हम यहाँ पर देखेंगे, और उसके बाद प्रबंध की विशेषताओं को देखेंगे। तो ये हमारा व्यवसाय अध्ययन का पहला चैप्टर है और इसमें से 4 नंबर के 2 क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में आते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से ध्यान से सुनना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हमें प्रबंध के बारे में जानकारी लेना है तो यहाँ हिंदी में लिखे हुए 7 शब्द है। आप देख सकते हैं नीस, नीस, अनीस, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शब्दों से ही प्रबंध की रचना हुई है, या प्रबंध का जो काम होता है या प्रबंध की जो क्रिया होती है वो इन्हीं 7 शब्दों में पूर्ण होती है। अब ये निस निस अनिस जो शब्द है इसके मैं पूरे शब्द बताऊंगा। नी का मतलब यहाँ पर है नियोजन से, स का मतलब संगठन से, नी का मतलब निर्देशन से, फिर स का मतलब समन्वय से, अ का मतलब अभिप्रेरण से, और नी का मतलब नियंत्रण से, और स का मतलब स्टाफिंग से। अब ये क्या होता है, आने वाले आगे आने वाले अध्याय में इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सब प्रबंध के कार्य के अंतर्गत आते हैं और प्रबंध का कार्य इन्हीं प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है। तो आइए हम प्रबंध का अर्थ को देखते हैं। प्रबंध का अर्थ आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने वाइटनर से जो हाईलाइट कर रखा है, आपको उनको ही कॉपी में फेयर कॉपी में लिखना है। यहाँ प्रबंध का अर्थ देख सकते हैं आप। संकुचित अर्थ में प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की तकनीक है। प्रबंध क्या है, तो हम जब किसी दूसरे व्यक्ति से कोई काम कराते हैं, तो उसे हम प्रबंध कहते हैं। ये संकुचित अर्थ में कि हमने किसी को कहा कि ये काम इस प्रकार से कर दो और उसने उस काम को कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, प्रबंध कहलाएगा। लेकिन अभी हम व्यवसाय अध्ययन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कोई एक व्यक्ति से हम काम नहीं कराते, हमारे पास काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए व्यापक अर्थ में प्रबंध कला और विज्ञान है। व्यापक अर्थ में प्रबंध को हम कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। अभी हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कला क्यों है और विज्ञान क्यों है। यहाँ पर ये बता रखा है जो निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। व्यापक अर्थ में प्रबंध कला और विज्ञान है, जो निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। प्रबंध में जो हमने जो उद्देश्य सोचे हैं, जो लक्ष्य सोचे हैं, उसको विभिन्न मानवीय प्रयत्नों से इसका संबंध होता है। विभिन्न मानवीय प्रयत्नों के द्वारा इसको पूर्ण करने का, मनुष्य के द्वारा इसे पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। और इस दृष्टि में प्रबंध के अंतर्गत हम जो काम करते हैं, मैंने आगे जो बताया था आपको निस निस अनिस, वही बात यहाँ पर आ रही, 7 बिंदु वही आ रहे हैं। नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरण, नीति निर्धारण आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये जो 7 बिंदुओं का प्रोसेस होता है, इसमें पूरा काम कंप्लीट होता है। प्रबंध कर्मचारी को नेतृत्व प्रदान करता है, मतलब लीडरशिप का काम भी प्रबंध के द्वारा किया जाता है, और उन्हें सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है। तो ये प्रबंध का अर्थ है। एक छोटे रूप में हम वापस से देख लेते हैं कि संकुचित अर्थ में प्रबंध दूसरे व्यक्ति से काम कराने की तकनीक है। अगर हम साधारण रूप में देखें तो प्रबंध क्या है, दूसरे व्यक्ति से काम कराने की तकनीक। लेकिन हम व्यवसाय अध्ययन की बात करें, एक व्यवसाय में कई सारे व्यक्ति होते हैं, तो व्यापक अर्थ में प्रबंध कला और विज्ञान है। इसे हम कला भी बोलते हैं, विज्ञान भी बोलते हैं। कला इसलिए कहते हैं क्योंकि दूसरे लोगों से काम करवाते हैं, वो एक कला है। और विज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रबंध के अपने सिद्धांत होते हैं, इसलिए इसे हम विज्ञान मानते हैं। जो निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयत्नों से संबंध रखता है। इसका संबंध, प्रबंध का संबंध किससे होता है, मनुष्य से, क्योंकि प्रबंध के काम कौन करता है, मनुष्य करते हैं। और प्रबंध के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किया जाता है या कौन कौन सी बिंदुओं में इसके कार्य पूर्ण होते हैं, तो नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरण, नीति निर्धारण आदि इसमें शामिल होते हैं। प्रबंध कर्मचारी को नेतृत्व प्रदान करता है तथा उन्हें सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है। तो ये हमारा यहाँ पर आशय हुआ है। अब उसके बाद हम परिभाषा में जाएंगे, परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर एक परिभाषा है, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हम यहाँ पर हेनरी फ्योल की परिभाषा को देखेंगे। यहाँ हेनरी फ्योल की परिभाषा दी गई है। प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देशन देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। मतलब प्रबंध का आशय है किसी चीज़ के बारे में जो हमारे पास समस्या है या जो किसी काम को हमें करना है,
किसी कार्य को हमें पूर्ण करना, सबसे पहले उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए, उसके बाद उसकी हमको योजना बनानी चाहिए, उसके बाद उस योजना के अनुसार कार्य करने के लिए लोगों का हमारे पास समूह होना चाहिए, जिसे हम संगठन कहते हैं। और इन सभी समूह इन सभी लोगों को जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, इनको निर्देश देने वाला एक व्यक्ति भी होना चाहिए, जो लीडर हो सकता है या नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति भी हो सकता है, जो इन सबको निर्देश देगा। और इनमें तालमेल अच्छा हो तो ये समन्वय करना और नियंत्रण करना, ताकि हमारा कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारे काम इसके अंतर्गत किए जाते हैं। तो नियंत्रण करना भी इसके अंतर्गत आता है। तो प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। तो आप ये एक परिभाषा अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला बिंदु जो हमारा आ रहा है, वो अगला बिंदु है हमारा प्रबंध प्रशासन और संगठन का अर्थ। यहाँ पर इस अर्थ के बारे में हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले प्रशासन का अर्थ देखते हैं। यहाँ दे रखा है व्यावसायिक उपक्रम का वह रूप जो प्रमुख नीतियों और लक्ष्यों के व्यापक निर्माण से संबंधित है, प्रशासन कहलाता है। तो प्रशासन क्या है? जो व्यावसायिक उपक्रम की नीतियाँ और लक्ष्य बनाता है, लक्ष्यों और नीतियों का निर्माण करता है, वो क्या कहलाता है? प्रशासन कहलाता है। और यहाँ पर प्रबंध के बारे में भी बता रखा है, लेकिन प्रबंध हम आगे और पढ़ चुके हैं, इसमें थोड़े अलग से शब्द और डाल दिए गए हैं। हम इसे भी देख सकते हैं, नहीं तो हमने जो आगे याद किया वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रबंध एक ऐसा नेतृत्व कार्य है, मैंने पहले ही कहा था, प्रबंध में बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक व्यक्ति का नेतृत्व होता है, जिसमें सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यहाँ पर एक हमारा लक्ष्य होता है, जिसमें मानवीय प्रयासों का ये काम किसके द्वारा किया जाता है? लक्ष्य प्राप्ति करने का मनुष्य के द्वारा मानवीय प्रयासों का नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। मतलब इन बिंदुओं से होकर के काम गुजरता है इसमें। और ये भौतिक तथा मानवीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग द्वारा उचित निर्णयन और निर्देशन के माध्यम से दूसरे से कार्य लेने की एक कला भी है। तो यहाँ पर ये इसका अर्थ दे रखा है। आप चाहो तो आगे से जो हमने याद किया वो भी लिख सकते हो। अब हम देखेंगे संगठन का अर्थ क्या है। संगठन किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए ये निर्धारण करना और व्यक्तियों के बीच उन क्रियाओं के वितरण की व्याख्या करना ही संगठन है। जैसा प्रबंध में हमने कोई काम सोचा है या किसी वस्तु का निर्माण करने के बारे में सोचता है, तो वस्तु के कौन कौन से भाग को कौन कौन से व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाएगा उसका निर्धारण करना, उनके बीच में क्रियाओं के वितरण की व्याख्या करना, मतलब उनके कामों की उनके बारे में उन्हें पूर्ण रूप से बताना, ये सब क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संगठन भी एक संरचना है और एक प्रक्रिया भी है, क्योंकि एक प्रक्रिया के द्वारा वो कार्य हमारा पूर्ण होता है। इस प्रकार प्रशासन किसी भी उपक्रम के लक्ष्य, उद्देश्य और नीति का निर्माण का कार्य करता है। तो प्रशासन जो होता है वो हमारे उपक्रम के उद्देश्य, लक्ष्य या नीति निर्धारण का कार्य करता है, और इनके अनुरूप कार्य करना प्रबंध का दायित्व है, प्रबंध की जिम्मेदारी है कि जो लक्ष्य बनाए गए, उद्देश्य बनाए गए, उसके अनुरूप कार्य हो। और संगठन उक्त लक्ष्यों और उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक और तो विभिन्न कार्यों और क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है, और दूसरी ओर कार्यरत व्यक्तियों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने की कला है। वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, उनका आपस में तालमेल अच्छा हो, यह काम किसके द्वारा किया जाता है? यह काम संगठन के द्वारा किया जाता है। तो ये इस प्रकार से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर देख सकते हैं प्रबंध, प्रशासन, प्रबंध और संगठन का अर्थ दे रखा है, ये भी आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद हम अंतर में जा रहे हैं, अंतर को देखेंगे। और अंतर में हमारा जो पहला पॉइंट आ रहा है, प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर। आपको 4 पॉइंट करना है, मैंने यहाँ पर ज़्यादा भी निशान लगा रखे हैं, आप इन सबको देख सकते हो, लेकिन आपको परीक्षा में कुल 4 लिखना है। नीति, अगर हम बात करें नीति की, अगर हम बात करें अंतर के आधार में, तो सबसे पहले मैं प्रशासन के बारे में बता रहा हूँ। ये नीतियाँ बनाता है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा नीतियाँ बनाई जाती है और प्रबंध नीतियों को लागू करता है। और जो लास्ट में आ रहा संगठन, ये नीतियों को लागू करने के लिए व्यक्तियों के समूह का निर्माण करता है। जो नीतियाँ हमने बनाई है वो व्यक्तियों के समूह रहेंगे, उनके द्वारा ही उसको क्रियान्वित की जाएगी। तो ये नीतियाँ लागू करने का काम संगठन के द्वारा किया जाता है। तो नीतियाँ बनाता कौन है? प्रशासन। नीतियाँ लागू कौन करता है? तो प्रबंध। और नीतियों के अनुरूप कार्य कौन करता है? तो वो संगठन करता है। तो ये पॉइंट हमारा अच्छा है, इसे भी हम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 आ रहा है इसमें
में किसके द्वारा प्रभावित होना। जो हमारा प्रशासन होता है वो बाह्य घटकों द्वारा प्रभावित होता है, बाह्य घटक इसे प्रभावित करते हैं। और प्रबंध मानवीय शक्ति द्वारा प्रभावित होता है। जैसा हमें मालूम भी है, प्रबंध में किसके अंतर्गत काम, किसके द्वारा काम किया जाता है, मनुष्य के द्वारा। तो प्रबंध जो है मानव शक्ति द्वारा प्रभावित होता है। और जो संगठन है वो प्रबंध का क्या है, संगठन जो है प्रबंध का सहयोगी है, क्योंकि प्रबंध के द्वारा जो सोचा गया कार्य वो संगठन पूर्ण करता है। अतः प्रबंध का सहयोगी तंत्र है, अतः प्रबंध से प्रभावित होता है। एक ये भी पॉइंट अच्छा है, इसे भी आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में जाएंगे, भूमिका। यहाँ पर हम बीच के पॉइंट को देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रशासन, यह संस्था का मस्तिष्क है, क्योंकि योजना बनाना, निर्माण करना, नीतियाँ बनाना, ये सब काम कौन करता है, प्रशासन। इसलिए इसे हम मस्तिष्क मानते हैं। और प्रबंध जो है इसे हम आत्मा मानते हैं, और संगठन जो है इसे हम शरीर मानते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हमारा कार्य पूर्ण होता है। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यह भी सरल एक पॉइंट है, इसे आप कर सकते हो। एक 7वें नंबर का पॉइंट आ रहा स्तर। बीच के अगर पॉइंट को हम देखें तो प्रशासन जो है बीच में जो आ रहा है हमारा प्रशासन है, ये उच्च स्तरीय कार्य का प्रभारी होता है। ये उच्च स्तरीय कार्य है, प्रबंध हमारा मध्य स्तरीय कार्य है, और लास्ट वाला जो है हमारा संगठन, यह इसका स्तर प्रशासन के परस्पर सहयोग द्वारा निर्धारित होता है। तो आप ये भी बिंदुओं को कर सकते हैं। इसके बाद अधिकार आ रहा है। ये अधिकार को जैसे पहले नंबर पे बोला है, जो कि हमारा प्रबंध है, अधिकारों को लागू करता है, ये अधिकारों का निर्धारण करता है कि कौन कौन से अधिकारी द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, तो उसका निर्धारण करना। ये अधिकारों को लागू करता है और ये अधिकारों से प्रभावित होता है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों के द्वारा कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, आपको इसमें से 4 पॉइंट करना है। आप इसे अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी फेयर कॉपी में इसे अच्छे से नोट कर लेना। देख सकते हैं ये हमारा प्रबंध, प्रशासन और संगठन में अंतर के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे प्रबंध की विशेषताएं। यहाँ पर भी 4 करना है, मैंने बहुत सारे पॉइंट पे निशान लगा रखे हैं, आप 4 बिंदुओं को करना। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हम इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा काम होता है वो निस अनिस, जो कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था आपको कि 7 बिंदुओं के आधार पर काम को पूर्ण किया जाता है ताकि निर्धारित लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। तो प्रबंध में नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरण, निर्देशन इत्यादि सम्मिलित होते हैं, जिसकी सहायता से पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो ये पॉइंट नंबर 1 अच्छा है, इसे आप लिख लेना और इसे याद करना। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, सामूहिक प्रयत्न पर बल देना। इसमें कहा गया है कि प्रबंध समूह के प्रयासों का ही नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, अभिप्रेरण और नियंत्रण करता है। मतलब ये 7 बिंदु के जो काम होते हैं वो किसका होता है, समूह का। यह व्यक्तिगत प्रयत्न पर बल नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े काम को किया जाता है, इसलिए व्यक्तिगत प्रयत्न पर यहाँ पर जोर नहीं दिया जाता है। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 6 पे जा रहे हैं। इसको भी आप देख सकते हैं, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध के निश्चित सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत होने के कारण इसे प्रबंध को हम विज्ञान मानते हैं, और प्रबंध कला है क्योंकि व्यवहारिक जगत में इन सिद्धांतों को क्रियान्वित कर निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, कला मानते हैं। इसके बाद प्रबंध एक पेशा है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध वर्तमान युग में एक पेशे का रूप धारण कर चुका है। चार्टर्ड डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, शिक्षक, ये सब क्या एक पेशेवर व्यक्ति है। आदि मान्य पेशे की भांति प्रबंध भी एक पेशे के रूप में विकसित हो चुका है, क्योंकि इसमें संचित ज्ञान उपलब्ध होता है। आपने देखा होगा, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या इंजीनियर हो, या शिक्षक हो, ये एक निर्धारित वर्षों तक अपना अध्ययन करते हैं, और उसके बाद इनके पास जो संचित ज्ञान होता है उसी से वो अपना काम पूर्ण करते हैं, क्योंकि इनमें संचित ज्ञान उपलब्ध है तथा व्यवहारिक जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए उस ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है। तो यह प्रबंध को भी हम एक पेशा मानते हैं। एक और पॉइंट आ रहा है विश्वव्यापी उपयोगिता, कि प्रबंध के सिद्धांत की उपादेयता या उपयोगिता केवल व्यवसाय तक ही नहीं है। हम व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रबंध व्यवसाय अध्ययन तक ही सीमित है, बल्कि ये आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों में भी प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। टेलर ने एक स्थान पर, एक विद्वान है जिन्होंने लिखा है कि वैज्ञानिक प्रबंध के बुनियादी सिद्धांत सभी मानवीय क्रियाओं में एक साधारण व्यक्ति की क्रियाओं से लेकर विशाल निगम की क्रियाओं तक लागू होते हैं। इनका कहना ये कि एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य से लेकर के एक बड़ी से बड़ी फर्म या विशाल निगम तक ये प्रबंध के सिद्धांत लागू होते हैं, वहाँ भी वो क्रियान्वित होते हैं। तो इसकी उपयोगिता जो है वो विश्वव्यापी उपयोगिता है। एक ये भी पॉइंट अच्छा है, काम लेने की कला। प्रबंध जो है वो अन्य लोगों से काम लेने की या उनके साथ मिलकर काम करने की कला है, और इस कला का सहारा लेने
वाले सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। तो अगर हमें प्रबंध का नॉलेज है तो हम काम लोगों के साथ अच्छे से मिलकर काम कर सकते हैं, और अगर इस कला का हमें ज्ञान नहीं है तो हमें असफलता का ही हाथ लगेगी। तो ये भी एक पॉइंट है। और एक और पॉइंट आप इसमें से कर सकते हैं जो नीचे दे रखे हैं, संगठन के प्रत्येक स्तर पर अपरिहार्य प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। जो सबसे बड़ा स्तर होता है उसे हम शीर्ष प्रबंध कहते हैं, जो बीच में आता है उसे मध्य स्तरीय प्रबंध कहते हैं, और जो सबसे नीचे आता है उसे निम्न स्तरीय प्रबंध कहते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि संगठन के प्रत्येक स्तर पर अपरिहार्य मतलब सभी स्तर पर प्रबंध जरूरी है। संगठन के प्रत्येक स्तर पर प्रबंध अपरिहार्य है, जैसे शीर्ष प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध आदि। एक और बता रखा है पॉइंट नंबर 16 में, प्रबंध स्वामित्व से पृथक भी हो सकता है। कहने का आशय ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक फर्म में मालिक और मैनेजर दोनों एक ही हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। वर्तमान युग में तो ऐसा ही हो रहा है। हम यहाँ देख सकते हैं प्रबंध तथा स्वामी एक ही हो, सदैव जरूरी नहीं है। दोनों पृथक पृथक वर्ग भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कंपनी के स्वामी अंशधारी होते हैं, एक कंपनी के जो मालिक होते हैं वो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, जबकि प्रबंध का कार्य अंशधारियों की ओर से नियुक्त किए गए संचालक करते हैं। तो ये आप इसके विशेषताओं को भी अच्छी तरीके से देख लेना। आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।